हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम ताम्र प्रसार युग के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आप इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो इस क्लास के थ्रू आउट आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है। इस क्लास के थ्रू आउट आप एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख सकते हैं। इस एनसीईआरटी की बुक से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछने का जो अप्रोच होता है, जो एंगल होता है, वो आप सीख पाएंगे। साथ ही साथ आप ये भी सीख पाएंगे कि इस एनसीईआरटी की बुक के भीतर जो चैप्टर्स दिए गए हैं, किस चैप्टर्स पे, किस टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस होना है और किस चैप्टर्स और किस टॉपिक्स पे कम फोकस होना है, यानी कहाँ ज्यादा समय देने की जरूरत है। इस बुक के भीतर जो चैप्टर्स और जो टॉपिक्स दिए गए हैं, उस चैप्टर्स उस टॉपिक्स में कहाँ पे आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है, कहाँ पे आपको कम समय देने की जरूरत है, ये अप्रोच भी आप सीख पाएंगे। यानी आप अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, ये एंगल भी आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ यदि आपको एनसीईआरटी की बुक समझ में नहीं आती है और आप एनसीईआरटी की बुक से दूर चले जाते हैं तो इस समस्या का समाधान भी आपको मिलेगा। यानी इस क्लास के थ्रू आउट आप एनसीईआरटी की बुक आपको समझ में आने लगेगी, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से दूर भागना, अगर आप एनसीईआरटी की बुक से दूर भागोगे तो आप सफलता से दूर हो जाओगे। इसलिए एनसीईआरटी की बुक के भीतर के कॉन्सेप्ट के और फैक्ट को आपको सीखना चाहिए और उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। यानी एनसीईआरटी की बुक पर फोकस करना, उस पर पकड़ बनाना यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम को क्लियर करने के लिए अति आवश्यक है। आज का जो फोकस पॉइंट होगा पक्की ईंटों, ताम्र प्रसारित से रिलेटेड जो फोकस पॉइंट है आज का, वो पक्की ईंटों को लेकर के है। महत्वपूर्ण स्थल दायनाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है, इस पॉइंट पे डिस्कस होगा। इनाम गांव जो पश्चिमी महाराष्ट्र में, इनाम गांव जो वेस्ट महाराष्ट्र यानी पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित है, ये फोकस पॉइंट होगा। कला और शिल्प, ये भी एक फोकस पॉइंट होगा आज की क्लास का। तो सबसे पहले हम पक्की ईंटों से रिलेटेड फैक्ट या कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे। पक्की ईंटों को लेकर के जो फर्स्ट पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पक्की ईंटों के संबंध में जो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूपीएससी एग्जाम में इस पॉइंट पे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये मैं यूपीएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होता है उसके 30 वर्षों के एनालिसिस के आधार पर मैं बोल रहा हूं। इस एंगल से क्वेश्चंस यूपीएससी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ताम्र प्रसारित के लोग पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। यानी ये लोग पक्की ईंटों का इस्तेमाल नहीं करते थे। क्या कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है कि ताम्र प्रसारित के लोग पक्की ईंटों का इस्तेमाल नहीं करते थे, पक्की ईंटों के इस्तेमाल से परिचित नहीं थे। अब यूपीएससी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेटमेंट में डाल देगा कि ताम्र प्रसारित के लोग पक्की ईंटों से परिचित थे। ये यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में डाल देगा। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। अगर यूपीएससी एग्जाम में ये फैक्ट डाल दिया जाता है कि ताम्र प्रसारित के लोग पक्की ईंटों से परिचित थे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ताम्र प्रसारित के लोग पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे जो चीजें इस तरीके से होती है उसको उल्टा कर दिया जाता है, यानी थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे नहीं है, तो जैसे आप सीख रहे हो कि पक्की ईंटों का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो वहां क्वेश्चन में क्या डाल दिया जाएगा? नहीं को हटा दिया जाएगा। तो ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फैक्ट को देखने का। आपको जल्दबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि आप जब जल्दबाजी करते हैं तो इस तरह की गलतियां, इस तरह की स्टेटमेंट पे आप ध्यान नहीं देते हैं और आप गलत कर जाते हैं। ठीक है। बिरले ही कभी यानी कभी कभार, जैसे ईसापुर 1500 में गिलुंद में, जो राजस्थान स्थित है, ईसापुर 1500 में गिलुंद में बिरले ही कभी
पकी ईंटों का इस्तेमाल देखने को मिलता है, बिरले ही, मतलब ना के बराबर, बिरले ही कभी, ना के बराबर, एकदम ना के बराबर। कहाँ पे? गिलुंद में, जो राजस्थान स्थित है, यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी बिरले ही, नाम मात्र का, बहुत ही कम नाम मात्र का, बिरले ही पकी ईंटों का इस्तेमाल कहाँ पे देखने को मिलता है? गिलुंद में, जो कहाँ पे है? राजस्थान में। किसके आसपास? ईसापुर 1500 के आसपास, ईसापुर 1500 के आसपास। कभी कभी घर मिट्टी की ईंटों से बने होते थे, कभी कभी घर मिट्टी की ईंटों से बने होते थे, कभी कभी घर मिट्टी की ईंटों से बने होते थे, मिट्टी की ईंटों से बने होते थे, कभी कभी घर मिट्टी की ईंट से बने होते थे। तो यहाँ पे जो मिट्टी का इस्तेमाल किया था, कच्ची जो मिट्टी की ईंट होते थे, कच्ची होते थे, यानी पकी हुई नहीं होते थे। जो यहाँ पे आपको ये सीखने को मिल रहा है कि कभी कभी घर मिट्टी की ईंट से बने होते थे। तो यहाँ पे जो ईंट होता था वो कच्ची ईंट होती थी, पकी हुई ईंट नहीं होती थी। किस ईंट का इस्तेमाल करते थे? कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते थे, कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते थे। और अधिकांश जो इनके घर होते थे वो झोपड़ी नुमा होते थे, अधिकांश इनके जो घर होते थे झोपड़ी नुमा होते थे, जो घास और फूस से बने होते थे। अधिकांश इनके घर झोपड़ी नुमा होते थे, अधिकांश इनके घर झोपड़ी नुमा होते थे। यानी मिट्टी की ईंट से बने घर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, मिट्टी की ईंट से बने घर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अधिकांश जो घर बने होते थे किसके बने होते थे? झोपड़ी नुमा होते थे, जो घास और फूस से बनाए जाते थे। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपसे पूछ सकता है कि जैसे स्टेटमेंट में डाल दिया यूपीएससी एग्जाम में कि ताम्रप्रसार युग में मिट्टी की ईंट से बने घरों की संख्या बहुत ज्यादा है। ताम्रप्रसार युग में मिट्टी की ईंट से बने घरों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि कभी कभी घर मिट्टी की ईंट से बने होते थे, कभी, यानी इसकी संख्या कम है। लेकिन झोपड़ी नुमा जो घर है, जो घास और फूस से बने होते थे, इनकी संख्या ज्यादा है। तो इस तरीके से जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो तो बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान देना होता है कि कहाँ पे क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट, अहर जो राजस्थान में स्थित है, अहर जो ताम्रप्रसार युग का एक महत्वपूर्ण स्थल है, अहर ताम्रप्रसार युग का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो राजस्थान में स्थित है। यहाँ पे पत्थर के घर आपको देखने को मिलते हैं। अहर जो ताम्रप्रसार युग का एक महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ पे पत्थर के घर आपको देखने को मिलते हैं। अहर जो राजस्थान में स्थित है, यहाँ पे किसके घर आपको देखने को मिलते हैं? पत्थर के घर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ताम्रप्रसार युग का कौन सा स्थल है जहाँ पे पत्थर के घर के एविडेंस पाए गए हैं, पत्थर के घरों की खोज की गई है, वो क्या है? अहर है, जो कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। दायनाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है, वो ताम्रप्रसार युग का एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो एक पॉइंट ये भी आपको मैं बता दूं, जब एनसीईआरटी बुक आप पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं होता कि किस एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, किस एरिया पे कम फोकस होना है। तो एनसीईआरटी पढ़ते वक्त उस एरिया पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है जिस एरिया के बारे में, जिस पॉइंट के बारे में एनसीईआरटी बार बार जिक्र कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे दायनाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है, इससे रिलेटेड इतने पॉइंट, दायनाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है, इससे रिलेटेड इतने पॉइंट दायनाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है, इससे रिलेटेड इतने पॉइंट एनसीईआरटी, इस ओल्ड एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं, इससे रिलेटेड इतने पॉइंट्स इस ओल्ड एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं। तो दायनाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है, ये क्वेश्चन बनने का इंपॉर्टेंट एंगल है। इस लोकेशन को लेकर के, इस स्थल को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में इसका, दायनाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है, एनसीईआरटी की बुक में इसका बार बार उल्लेख मिलता है। इसके बारे में ज्यादा चर्चा देखें इस एनसीईआरटी की बुक में। ताम्रप्रसार युग का चैप्टर जो इस एनसीईआरटी की बुक में है, उसमें दायनाबाद स्थल जो महाराष्ट्र में है, इसको लेकर के बार बार इससे रिलेटेड पॉइंट आपको इस एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार ये फोकस पॉइंट हो जाता है कि हमें इस पॉइंट पे ज्यादा फोकस होने की जरूरत है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। दायनाबाद की बात करें तो यह महाराष्ट्र राज्य में है। दायनाबाद किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस घाटी में? गोदावरी घाटी में। किस घाटी में? गोदावरी घाटी में। घाटी क्या होता है?
दो पहाड़ों के बीच का जो गहरा स्थान होता है जिसमें से नदी का प्रवाह होता है आमतौर पर उसको घाटी कहते हैं। तो गोदावरी जो नदी है, गोदावरी जो नदी है वो गोदावरी घाटी का निर्माण करती है महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र में गोदावरी घाटी का वो निर्माण करती है। गहरा क्षेत्र होता है, दो पहाड़ों के बीच का गहरा क्षेत्र होता है। ताम्रपाषाण युग के 200 जो जोरवे के स्थल खोजे गए हैं, ताम्रपाषाण युग में, ताम्रपाषाण युग के 200 जोरवे स्थल जो खोजे गए हैं, ताम्रपाषाण युग में 200 जोरवे स्थल जो खोजे गए हैं उनमें से दानाबाद महाराष्ट्र एक है। ताम्रपाषाण युग के 200 जोरवे संस्कृत के, ताम्रपाषाण युग में जो जोरवे संस्कृत के 200 जोरवे स्थल खोजे गए हैं, ताम्रपाषाण युग के जो 200 जोरवे स्थल, जोरवे किस राज्य में है? महाराष्ट्र। जोरवे किस स्टेट का पार्ट है? महाराष्ट्र का। तो जोरवे संस्कृत से जो महाराष्ट्र से संबंध रखता है, जो महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ से जो 200 जोरवे स्थल खोजे गए हैं, यानी महाराष्ट्र से जो 200 जोरवे स्थल खोजे गए हैं उनमें से दानाबाद महाराष्ट्र, दानाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है ये है। यानी इन 200 जोरवे स्थलों में ताम्रपाषाण युग के जो 200 जोरवे स्थल की खुदाई महाराष्ट्र से हुई है उनमें से दानाबाद एक है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल है। इन 200 जोरवे स्थलों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल है वो कौन है? दानाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट एंगल आपको दिख रहा होगा। इस दानाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है यहाँ पे लगभग कितने लोग रहते थे? 4000 लोग रहते थे, यानी यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग रहते थे। तो अब ये जो पॉइंट है ये कभी आंसर में नहीं डालेगा, ये पॉइंट क्वेश्चंस के रूप में पूछ सकता है कि वो जो 200 ऐसे क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी एग्जाम में, स्टेट पीसीएस एग्जाम में, कि जो 200 जोरवे संस्कृत के, यानी जो 200 जोरवे स्थल की खोज ताम्रपाषाण युग के रूप में महाराष्ट्र से की गई है उनमें से एक महत्वपूर्ण स्थल कौन है? जहां पे लगभग 4000 लोग रहते थे, वो महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? दानाबाद। कौन सा होगा? दानाबाद होगा जो महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मिट्टी की दीवार से घिरा था, जो घर होते थे वो मिट्टी की दीवार से घिरा था। ये जो दानाबाद महाराष्ट्र है, ये जो दानाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ये मिट्टी की दीवार से घिरा था जिस पर पत्थर के ढेर लगे थे। दानाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है ये मिट्टी की दीवार से घिरा था जिस पर पत्थर के ढेर लगे थे। अब ये देखिए इस दानाबाद स्थल का एक महत्वपूर्ण फीचर क्या है कि ये दानाबाद जो स्थल है, ये जो दानाबाद स्थल है इसका महत्वपूर्ण फीचर क्या है? ये मिट्टी की दीवार से घिरा था जिस पर पत्थर के ढेर लगे थे। दूसरा फर्स्ट फीचर आपने देखा कि 200 जोरवे संस्कृत में से एक महत्वपूर्ण स्थल है। दूसरा फीचर इसका है कि मिट्टी की दीवार से घिरा था। जो दानाबाद है ये मिट्टी की दीवार से घिरा था जिस पर पत्थर के ढेर लगे थे। और यहाँ पे कांस्य धातुओं की खोज के लिए प्रसिद्ध है। जो आपका दानाबाद है ये कांस्य वस्तुओं की खोज के लिए प्रसिद्ध है। कांस्य जो होता है किसका बना होता है? तांबा और टिन का बना होता है। जो कांस्य वस्तुएं होती है किसकी बनी होती है? तांबा और टिन की बनी होती है। जो कांस्य वस्तुएं होती है तांबा और टिन की बनी होती है और इस कांस्य वस्तुओं की खोज के लिए प्रसिद्ध है। कांस्य वस्तुओं की खोज के लिए कौन प्रसिद्ध है? दानाबाद। अब यहाँ इस पॉइंट को क्वेश्चन में डाल के पूछ सकता है कि कांस्य वस्तुओं की खोज के लिए ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? दानाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। अब आप देख रहे होंगे इस दानाबाद स्थल का तीसरा फीचर आप देख रहे होंगे। तीसरा फीचर तो ये पॉइंट बता रहा है कि दानाबाद स्थल को लेकर के यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके तीसरे फीचर्स को आपको एनसीईआरटी के बुक के अंदर देखने को मिल रहा है। फोर्थ फीचर इसका क्या है? कुछ हड़प्पा संस्कृत से प्रभावित है। दानाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है यहाँ पे कांस्य वस्तुओं की खोज के लिए प्रसिद्ध है। दानाबाद कांस्य की वस्तुओं की खोज के लिए प्रसिद्ध है और कुछ हड़प्पा संस्कृत से प्रभावित है। जो कुछ इसमें से कुछ जो है हड़प्पा जो कांस्य वस्तुओं की खोज के लिए प्रसिद्ध है। दानाबाद जो कांस्य की वस्तुओं की खोज के लिए प्रसिद्ध है, ये
कुछ वस्तुएं जो है कुछ हड़प्पा संस्कृति से प्रभावित हैं, यानी कुछ हड़प्पा संस्कृति से संबंध रखते हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति से संबंध रखते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कांस्य वस्तुओं की खोज के लिए जो प्रसिद्ध स्थल है और कुछ उसमें से हड़प्पा संस्कृति से प्रभावित है, वो कौन सा स्थल? दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है। अब आप दायमाबाद स्थल के ये फीचर्स आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज बताए गए हैं, इसलिए दायमाबाद स्थल क्वेश्चन बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल बन जाता है। अब नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण स्थल है इनामगांव। इनामगांव पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित है। इनामगांव पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित है। इनामगांव से चूल्हे की प्राप्ति की गई है, चूल्हे की खोज की गई है। इनामगांव जो पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित है, इनामगांव जो महाराष्ट्र यानी पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ से चूल्हे की खोज की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे वृत्ताकार, इनामगांव से वृत्ताकार गड्ढेनुमा मिट्टी के घरों की खोज की गई है। इनामगांव से वृत्ताकार गड्ढेनुमा मिट्टी के घरों की खोज की गई है। यहाँ पे 5 कमरों वाला घर भी खोजा गया है। इनामगांव से 5 कमरों वाला घर भी खोजा गया है। इसी प्रकार आप देख रहे हो कि एनसीईआरटी की बुक के भीतर जो इनामगांव का स्थल दिया गया है, इसके फीचर्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि इस इनामगांव के बारे में बार बार पॉइंट का डिस्कशन किया जा रहा है। ये जो सभी पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं, ये सभी पॉइंट किससे रिलेटेड हैं? इनामगांव से। इनामगांव से रिलेटेड यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इस पॉइंट को देख करके आपको क्लियर हो जा रहा होगा कि ताम्रप्रसाद का इनामगांव स्थल क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। क्वेश्चंस इस पॉइंट पे कभी बन सकता है। यही पढ़ने का अप्रोच होता है, एंगल होता है कि एनसीईआरटी के बुक के भीतर जिस भी पॉइंट पे बार बार चर्चा की जा रही है, बार बार उसके बारे में बात की जा रही है, वो पॉइंट क्वेश्चन बनने का इंपॉर्टेंट एंगल होता है। तो यहाँ से चूल्हे की खोज की गई है, इनामगांव से चूल्हे की खोज की गई है। वृत्ताकार गड्ढेनुमा मिट्टी के घरों की खोज की गई है। यहाँ पे 5 कमरों वाला इनामगांव से 5 कमरों वाला घर की खोज की गई है। 5 कमरों वाला घर की खोज की गई है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे कि ताम्रप्रसाद का वो कौन सा स्थल है? ताम्रप्रसाद का वो कौन सा स्थल है जहां से 5 कमरों वाला घर की खोज की गई है? वो क्या होगा? इनामगांव होगा। क्या होगा? इनामगांव होगा। ये जो 5 कमरों वाला घर था, ये बस्तियों के केंद्र के रूप में था। 5 कमरों वाला जो घर इनामगांव से खोजा गया है, ये बस्तियों के वहां पे जो सभी बस्तियां थी, इनामगांव की जो सभी बस्तियां थी, उन बस्तियों के केंद्र के रूप में था। ये जो 5 कमरों वाला घर खोजा गया है, ये बस्तियों के केंद्र के रूप में था, यानी सेंटर में था। ये जो 5 कमरों वाला घर, ये किसके रूप में था? सेंटर के रूप में था, केंद्र के रूप में था। संभवतः बस्ती के प्रमुख का घर हो सकता है। संभवतः एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग, यानी रामशरण शर्मा के अकॉर्डिंग, ये जो 5 कमरों वाला घर है, संभवतः बस्ती के प्रमुख का घर हो सकता है। क्योंकि 5 कमरों वाला घर है, इन सभी बस्तियों में क्या था? सेंटर में था। इन सभी बस्तियों में सबसे बड़ा घर था। 5 कमरों वाला जो घर खोजा गया है, वो बस्तियों के केंद्र के रूप में था। तो यह दर्शाता है कि संभवतः बस्ती के प्रमुख का घर हो सकता है। ये जो 5 कमरों वाला घर है, ये संभवतः किसका घर हो सकता है? संभवतः बस्ती के प्रमुख का घर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इनामगांव को लेकर के जो है, किले की तरह चारों तरफ से खाई बनाकर घेरा गया था। इनामगांव को किले की तरह, किला क्या होता है? ये सिक्योरिटी पर्पस से, सुरक्षा के पर्पस से बनाया जाता है। इस पर्पस से बनाया जाता है कि अगर बाहर से कोई अटैक कर रहा है, तो आप इस किले का निर्माण इस प्रकार से करते हैं ताकि उस अटैक को, उस प्रभाव को आप कम कर सकें और उस अटैक को, उस प्रभाव से, उस सिचुएशन से आप निपट सकें। अपनी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, रक्षा के लिए बनाया जाता है। किले का निर्माण बाहरी सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। यानी अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, कोई बाहर से अटैक कर रहा है, तो आप इस किले का निर्माण इस प्रकार से करते हैं ताकि आप उस कंडीशन को फेस कर सके, उस स्थिति से निपट सके और अपने क्षेत्र का, अपने राज्य की सुरक्षा कर सके, अपने एरिया की, अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की आप सुरक्षा कर सके। तो किले की तरह चारों तरफ से खाई बनाकर घेरा गया था। इनामगांव को
किले की तरह चारों तरफ से खाई बनाकर घेरा गया था। इनाम गांव को किले की तरह चारों तरफ से खाई बनाकर घेरा गया था। जो इससे पता चलता है कि ऐसा क्यों किया गया, वो सिक्योरिटी पर्पस से, सुरक्षा के पर्पस से, ताकि इनाम गांव की सुरक्षा की जा सके, बाहरी अटैक से या बाहरी आक्रमण से इसकी रक्षा की जा सके। तो ये दर्शाता है। तो अब ये देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताम्रसाड़ी का वो कौन सा स्थल है, ताम्रसाड़ी का वो कौन सा स्थल है जो किले की तरह चारों तरफ से खाई बनाकर घेरा गया था। जो किले की तरह चारों तरफ से खाई बनाकर घेरा गया था वो कौन सा होगा, इनाम गांव होगा। बड़ी ताम्रपसाड़ बस्ती, ये जो आपका इनाम गांव जो महाराष्ट्र में स्थित है, ये बड़ी ताम्रपसाड़ बस्ती के रूप में जाना जाता है। देखिए ये जो फीचर, ये जो पॉइंट अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये पॉइंट क्लियर कर दे रहा है कि जो इनाम गांव है ये बड़ी ताम्रपसाड़ बस्ती है। जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इनाम गांव है बड़ी ताम्रपसाड़ बस्ती है, ये ऊपर के फैक्ट अभी जो मैं डिस्कस किया वो क्लियर कर दे रहा है। इन सभी फैक्ट से इस पॉइंट से ये जो सभी फैक्ट है, ये जो सभी पॉइंट है, ये क्लियर कर दे रहे हैं कि जो इनाम गांव है ये बड़ी ताम्रपसाड़ बस्ती कौन सी बस्ती थी, बड़ी ताम्रपसाड़ बस्ती थी। इनाम गांव जो थी ये बड़ी ताम्रपसाड़ बस्ती के अंतर्गत आता है। इनाम गांव क्या था, ये बड़ी ताम्रपसाड़ बस्ती थी। तो आप क्लियर हो गया वो इनाम गांव एक इंपॉर्टेंट एंगल क्वेश्चन बनने का। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें कला और शिल्प के बारे में। कला और शिल्प के बारे में, तो कला और शिल्प की बात कैसे, एक इसमें तो मृद भांड आता है। मृद भांड जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, तो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला की शुरुआत नवपसाड़ी में हुई थी। आफ्टर डेट फिर आपको ताम्रपसाड़ी में डिफरेंट टाइप के मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। और ये पॉइंट हमने इसके पहले वाली क्लास में डिस्कस किया है मृदभांड के बारे में। ताम्रपसाड़ी के अंतर्गत मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन के बारे में हमने आपको काफी सही अप्रोच से, सही ढंग से हमने आपको पीछे इसके पीछे वाली क्लास में पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया है। तो इस कला और शिल्प का एक पार्ट मृदभांड होता है यानी मिट्टी के बर्तन होते हैं। इसके बारे में इससे पहले वाले वीडियोस में कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप इसके पहले वाली क्लास देख सकते हैं। कला और शिल्प की बात करें तो कला और शिल्प के अंतर्गत हथियार, औजार और तांबे की चूड़ियां खोजी गई है। हथियार, तांबे की चूड़ियां और औजार की खोज की गई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और कुम्हार के चाक का अस्तित्व कब आया था, नवपसाड़ युग में आया था। कुम्हार के चाक का अस्तित्व कब आया था, नवपसाड़ युग में आया था। और हमने आपको नवपसाड़ युग में इससे पहले वाली क्लास में बताया भी है। कुम्हार के चाक का अस्तित्व कब आया, नवपसाड़ युग में आया था, क्योंकि नवपसाड़ युग में एग्रीकल्चर, कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। जब एग्रीकल्चर, कृषि का प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा तो अनाज को संग्रह करने के लिए, भोजन खाना पकाने के लिए, खाने के लिए मिट्टी के बर्तनों की जरूरत पड़ी। और इस आवश्यकता ने कुम्हार के चाक की खोज को बल प्रदान किया, जिसके थ्रू जब कुम्हार की चाक की खोज नवपसाड़ युग में जब कुम्हार के चाक की खोज हो गई तो मिट्टी के बर्तन की संख्या में वृद्धि भी होने लगी। तो मिट्टी की संख्या का उत्पाद, मिट्टी के बर्तन का जो उत्पादन है वो तेजी से बढ़ने लगा। नवपसाड़ युग में जब कुम्हार के चाक की खोज हो गई तो नवपसाड़ युग में जो मिट्टी के बर्तन थे उनकी संख्या में तेजी आई, यानी मिट्टी के बर्तन का जो उत्पादन है वो बढ़ने लगा। और यहाँ तो कुम्हार क्या होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। कुम्हार का चाक आपको नवपसाड़ युग में देखने को मिलता है, इसकी खोज होती है। कुम्हार का काम क्या होता है, मिट्टी के बर्तन बनाना, जो मिट्टी के बर्तन बनाने से रिलेटेड है। लोहार की बात करें, लोहार हाथी दांत निकालने वाले, चूना निर्माता टेराकोटा जो टेढ़ी मेढ़ी, जो जैसे टेढ़ी मेढ़ी कोई ऑब्जेक्ट को बनाना, कोई वस्तु बनाना। टेराकोटा जो होता है कच्ची मिट्टी से बना होता है। टेराकोटा का जो कोई वस्तु बनता है, जो कोई जैसे खिलौना हो गया, कोई वस्तु बन रहा है, तो टेराकोटा का, उसको आप बोलो टेराकोटा का मतलब टेढ़ी मेढ़ी आकार वाला, और जो कच्ची ईंट से बना होता है, कच्ची मिट्टी से बना होता है।
जो कच्ची मिट्टी से बना होता है और आकार में क्या होता है, भद्दा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब क्या होता है, जो आकार में भद्दा होता है, जो आकार में टेढ़ा मेढ़ा होता है। जैसे कोई खिलौना है तो आकार में टेढ़ा मेढ़ा है, देखने में भद्दा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उससे जो बस जो वो बना हुआ है वो किससे बना होता है, कच्ची मिट्टी से बना होता है, जो देखने में टेढ़ा मेढ़ा, जो टेराकोटा की वस्तु होती है, टेराकोटा के जो वस्तु होते हैं, जो खिलौने होते हैं, वो कच्ची मिट्टी के बने होते हैं, कच्ची मिट्टी के बने होते हैं, आकार में टेढ़े मेढ़े होते हैं, देखने में भद्दे होते हैं। ठीक है, तो टेराकोटा, चूना निर्माता, हाथी दांत निकालने वाले, कुम्हार, लोहार, ये सब कारीगर आपको देखने को मिलते हैं। ये सब शिल्प कारीगर थे। ये सब किससे संबंधित थे, शिल्प कारीगर थे। ये सभी का कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है, लोहार हाथी दांत निकालने वाला, चूना निर्माता टेराकोटा बनाने वाला, ये सब किस प्रकार के कारीगर हैं, शिल्प कारीगर। ये कैसे कारीगर थे, ये शिल्प कारीगर थे। ये सब किसके पार्ट होते हैं, कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, लोहार हाथी दांत निकालने वाले, चूना निर्माता टेराकोटा, किसके पार्ट होते हैं, शिल्प के पार्ट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, कार्नेलियन, स्टीटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे कम मूल्य वाले पत्थरों की मोतियों का निर्माण किया। कला और शिल्प का एक पार्ट क्या है, कार्नेलियन, स्टीटाइट, क्वार्ट्ज, ये सब पत्थर होते हैं, एक प्रकार के पत्थर के प्रकार होते हैं। कार्नेलियन, स्टीटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे कम मूल्य वाले पत्थरों की मोतियों का निर्माण किया गया। कार्नेलियन, स्टीटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे कम मूल्य वाले पत्थरों की मोतियों का निर्माण किया गया। बुनाई वाले यंत्र की भी खोज की गई है। कहां से, मालवा से। बुनाई वाले यंत्र की खोज कहां से की गई, मालवा से की गई है। मालवा कहां पे, मध्य प्रदेश में स्थित है। इससे पता चलता है ये कताई और बुनाई का कार्य भी करते थे। बुनाई वाले यंत्र मालवा जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहां से खोजा गया। इससे क्या क्लियर होता है, इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग कताई और बुनाई का भी कार्य करते थे। सूती रेशम से बने कपास, सूत और रेशमी धागे की खोज कहां से की गई है, महाराष्ट्र से की गई है। सूती रेशम से बने कपास, सूत और रेशमी धागे की खोज कहां से की गई है, महाराष्ट्र से की गई है। जो क्या दर्शाता है, कपड़ा निर्माता की कुशलता को दर्शाता है। जो कपड़ा निर्माण की कुशलता को दर्शाता है। जो कपड़ा निर्माण की कुशलता को दर्शाता है, यानी कपड़ा निर्माण में तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। कपड़ा निर्माण में तकनीकी प्रगति को दर्शाता है, यानी कपड़ा निर्माण में तकनीकी प्रगति धीरे धीरे क्या थी, बढ़ रही थी। यानी कपड़ा निर्माण में इनकी तकनीकी प्रगति काफी बढ़ चुकी थी। सूती रेशम से बने कपास, सूत और रेशमी धागे। सूती रेशम से बने कपास, सूत और रेशमी धागे की खोज कहां से की गई, महाराष्ट्र से की गई है। सूती रेशम, कपास से बने कपास, सूत और रेशमी धागे खोज महाराष्ट्र से की गई है। जो इनके कपड़ा निर्माण की कुशलता को दर्शाता है, यानी ताम्र प्रसारित के लोग कपड़े के निर्माण में भी क्या थे, कुशल थे। ताम्र प्रसारित के लोग कपड़े के निर्माण में भी क्या थे, कुशल थे, जो इनकी तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। यानी ये जो पॉइंट्स यहाँ पे आपको डिस्कस किए गए, आपको बताया जा रहा है, ये सभी पॉइंट ताम्र प्रसारित की कला और शिल्प के तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। ये सभी पॉइंट ताम्र प्रसारित के कला और शिल्प के तकनीकी प्रगति को भी दर्शाता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर, यूपीएससी एग्जाम के सिलेबस में, मेंस एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर का पार्ट सिलेबस में दिया गया है। तो मेंस एग्जाम में इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज है। इस कला और शिल्प पे प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल रहा है। तो ये जो भी पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ, इस और एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट और फैक्ट
तो आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।